हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है मध्यकालीन भारत में हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग पिछले क्लास में उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो बच्चे नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा वीडियो अवेलेबल है, जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। अगर शुरू से आपको इतिहास देखना है तो उसका भी वीडियो मिल जाएगा, जाकर आप आराम से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में यानी आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ना है, आज की क्लास में तुगलक वंश का जो अगला शासक है यानी फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में आज की वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हूं आलमगीर और आप क्या देख रहे हैं अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। देखो, फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा डिटेल समझना है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ये पहला क्वेश्चन है, इसको एकदम रट लो। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। अब क्यों कहा जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ उसको समझा देता हूँ क्यों कहा जाता है, उसके बारे में आप भी समझ जाइएगा। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो था ना, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका चचेरा भाई था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद उसका ही चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक इस तुगलक वंश का शासक बनता है। अब ये फिरोज शाह तुगलक क्या क्या करता है उसके बारे में पढ़ना। जो फिरोज शाह तुगलक जो था ना, उसकी माँ थी सोनार, यानी हिंदू धर्म की थी। ठीक है, तो ऐसा मतलब फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे तो उसकी माँ हिंदू थी लेकिन पिता जो मुस्लिम था। तो ये क्या किया ना, देखो पहले शुरू में बता चुके थे, शुरू में बताए थे कि मुस्लिम आक्रमणकारी कब आते हैं भारत में। अरब आक्रमणकारी आता है जिसका क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। इसको याद करेंगे, पहला वीडियो इसी में बनाया था कि दिल्ली सल्तनत कैसे शुरुआत होती है और भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी कैसे आते हैं। ठीक है, अरब आक्रमणकारी आता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में भारत में प्रवेश करता है। वो क्या करता है, आता है भारत को बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लेता है और जीतने के बाद क्या करता है, यहाँ पर एक प्रकार का टैक्स शुरू कर देता है जिसको मैं बोला था रंगदारी टैक्स। ठीक है, क्या नाम था उसका टैक्स का? जजिया कर। क्या था? जजिया कर। जजिया कर में उसने 5 लोगों को छोड़ दिया था। कौन कौन? बच्चा को, बूढ़ा को, औरत को और दिव्यांग यानी कि विकलांग को, और एक ब्राह्मणों को भी छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ ध्यान से सुनना, फिरोज शाह तुगलक जो था वो ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया। जो मोहम्मद बिन कासिम जो था 5 लोगों को छोड़ा था ना, उसमें से एक लोग पर भी टैक्स लगा दिया। किस पे? ब्राह्मणों पर लगा दिया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ऐसा मतलब उसका कहना था क्या कि लोग ये ना समझे कि मेरी माँ हिंदू है तो मैं ब्राह्मणों को यानी पंडितों को मैं छोड़ दे रहा हूँ। मैं सबसे टैक्स लूंगा, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो सबसे टैक्स लूंगा। लेकिन जजिया कर जो था सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था। हिंदू से नहीं, मतलब गैर मुस्लिम से। हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी धर्म हो, गैर मुस्लिमों से क्या लिया जाता था, एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था। जो भले बोला जाता था कि देखो, इस जजिया कर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। जो नहीं जानते होंगे डिटेल से अगर समझना होगा तो पीछे वीडियो डाला गया है, आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटी बता देता हूँ। जजिया कर सिंपल भाषा में समझो कि एक प्रकार का रंगदारी टैक्स था। सॉरी, जैसे कैसे इस समय बड़े बड़े ठेकेदार वगैरह काम वगैरह करते हैं, रोड बनवाते हैं, पुल बनवाते हैं, तो वहाँ का लोकल जो रहता है सब रंगदार सब आता है, बोलता है, क्या बोलता है लोग कि हमको टैक्स दीजिए, मतलब रंगदारी टैक्स दीजिए तभी जाके यहाँ पे बनने देंगे, नहीं दीजिएगा तो परेशान करेंगे आपको। सेम उसी तरह था। मुस्लिम शासक यहाँ पे भारत में आए, यहाँ पे शासन करने लगे और यहाँ के गैर मुस्लिमों से यानी अदर कास्ट के जितने भी लोग थे उनसे पैसा मांगना, रंगदारी मांगना सब कि रंगदारी टैक्स दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आपके घर में चोरी करा देंगे, आपको मार देंगे, लूटपाट करेंगे। मतलब एक डरा धमकाकर उससे पैसा लेना, ये कहकर कि आपकी सुरक्षा करेंगे। सेम वही होता है आज के समय में भी। बड़े बड़े ठेकेदार जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ पर वहाँ का लोकलवा आएगा, सब लोकरिया छुछेरा वगैरह आया है, सब रंगदार सब। क्या कहेगा सब कि अगर आप नहीं दीजिएगा पैसा तो आप यहाँ पर बनने ही नहीं देंगे, दे दीजिएगा ना तो आपका प्रोटेक्शन करेंगे। प्रोटेक्शन के नाम पर टैक्स लेना क्या कहलाता है? जजिया कर कहलाता है। सीधी सीधी सिंपल भाषा में समझो। ये जजिया कर किसने शुरुआत किया था? तो मुस्लिम शासक जो सबसे पहला आया था मोहम्मद बिन कासिम 712 में, वही शुरू किया था। और यहाँ फिरोज शाह जो तुगलक है ये क्या किया, ब्राह्मणों से भी टैक्स लेने लगा, यानी पंडित जी लोगों से भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। ये आपको याद करना। क्वेश्चन पूछता है कि किसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। समझ आ रहा है? उसके बाद इसने एक और चीज है, टोपरा और मेरठ के अभिलेख को। ये टोपरा यानी हरियाणा क्षेत्र का टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख यानी यूपी के मेरठ अभिलेख, इन अभिलेखों को उठाकर ये दिल्ली ले जाता है। ये कैसे अभिलेख है इसके बारे में भी बता चुका हूँ। अशोक के बहुत सारे शिलालेख है कि नहीं है, उसी शिलालेखों में टोपरा का अभिलेख यानी कि हरियाणा का टोपरा अभिलेख और यूपी के मेरठ अभिलेख जो था उसको उठाकर अपने दिल्ली सल्तनत में वहां पे ले जाकर रखवा दिया। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा का टोपरा अभिलेख और यूपी का मेरठ अभिलेख को किसने उठाकर दिल्ली लेके गया? तो फिरोज शाह तुगलक लेके गया। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या इसमें दिया हुआ है कि नहरों के जाल बिछा दिया। देखो, पहले ही पढ़ा चुका हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो नहर का निर्माण करवाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहर यानी कि हजारों नहर बनवाते रहे। 300 प्लस नहर, हजारों नहीं 300 प्लस नहर बनवाया
मतलब बहुत ज़्यादा नहर किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछवा दिया। ये चारों तरफ नहर ही नहर बना था। किस लिए? नहर किस काम का रहता है? खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, इसीलिए नहर नहर रहता है। तो नहरों का जाल किसने बिछवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछवा दिया। ठीक है। इसको बाग बगीचे का बहुत ज़्यादा शौक था, बाग बगीचे का। फिरोज शाह तुगलक को बाग बगीचे का बहुत सारा शौक था। उसने 1200 से प्लस बाग बगीचे लगवाए। उसमें विचित्र प्रकार के फल लगवाए, यानी बहुत ज़्यादा अजीब अजीब टाइप के फल लगवाया। उसको ये बाग बगीचे का बहुत ज़्यादा शौक था। पूछेगा कि किस शासक को बाग बगीचे का शौक था? तो फिरोज शाह तुगलक को। किसने नहरों का जाल बिछा दिया? तो फिरोज शाह तुगलक। किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है? तो फिरोज शाह तुगलक। किसको दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है। आगे सुनो, सर्वाधिक दास थे। अब जाहिर सी बात है, बाग बगीचे बहुत सारा लगवाएगा, 1200 से प्लस बाग बगीचे लगवा रहा है, नहरों की जाल बिछवा रहा है, तो उसको देखने के लिए गुलाम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसके शासनकाल में, यानी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बहुत ज्यादा दास थे, यानी गुलाम। 1,80,000 दास रहते थे। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास या गुलाम रहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1,80,000 दास रहते थे। समझ आ रहा है? बेरोजगारी भत्ता शुरू किया था। देखो, आज के समय में प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारे जो स्टेट के गवर्नमेंट है वो बेरोजगारी भत्ता देता है। कैसे? बिहार में भी बेरोजगारी भत्ता मिलता है। जो बेरोजगार बैठे हैं, आप फॉर्म वगैरह भरिए, आपको 1-2 हज़ार शायद महीने में बेरोजगारी भत्ता के रूप में मिलता है। ठीक है। ये शुरू किसने किया था? ये शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या किया था? जितने भी उसके राज्य में बेरोजगार लोग बैठे थे, जिनको काम धाम नहीं था, उनको बेरोजगारी भत्ता के रूप में कुछ पैसा देता था। ठीक है। वही कमो आज भी होता है। आज भी हमारे बिहार में या अदर स्टेट में भी बेरोजगारी भत्ता के नाम पर पैसा दिया जाता है। ये बेकार है, नहीं लेना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है। उससे अच्छा है कि पढ़ लिख कर कुछ रोजगार करने की कोशिश करो, या कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, आत्मनिर्भर बनो, है ना। ऐसे भी मोदी जी कैंपेन चला रहे हैं, आत्मनिर्भर बनिए, तो जरूरी है बनिए। ये बेरोजगारी भत्ता लेकर क्या है के लिए अपने आप को अपमान कर रहे हैं। ठीक है। तो बेरोजगारी भत्ता किसने शुरू किया था? याद रखना, ये फिरोज शाह तुगलक। अब कम से कम ये जितने भी छोड़ देना सर, कि फिरोज शाह तुगलक शुरू किया था बेरोजगारी भत्ता, वही आज भी सरकार दे रही है। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना। दीवाने खैरात शुरू किया। दीवाने खैरात क्या है? जैसे कैसे ये सरकार नहीं देती है 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, ये फ्री में बांटती है गरीबों को, वही चीज़ है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक शुरू किया था, ताकि वहाँ के गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको फ्री में लोगों को कुछ अनाज वगैरह दिया जाता था, मदद किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? दीवाने खैरात। मतलब एक विभाग शुरू कर दिया, एक ऑफिस शुरू कर दिया, जहां लोगों को दान वगैरह दिया जाता था, जिसको बोल दिया दीवाने खैरात। ठीक है। एक और चीज उसने शुरू किया, दरुल सफा। दरुल सफा क्या होता है? दरुल मतलब, सफा मतलब होता है इलाज करना। ठीक है। तो दरुल सफा मतलब हो गया हॉस्पिटल। वैसा हॉस्पिटल जहां फ्री व्यवस्था कर दिया। जैसे कैसे दिल्ली वगैरह में अरविंद केजरीवाल फ्री में इलाज, आइए यहाँ पे कहीं भी तोड़ फोड़ के आइए, आपको फ्री में इलाज होगा। ठीक है। तो उसी तरह फिरोज शाह तुगलक भी जो था ना, हॉस्पिटल बनवाया, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनवाया, जहाँ पे लोगों के फ्री इलाज की व्यवस्था कराई, यानी कि फ्री ट्रीटमेंट दिलवाया, फ्री इलाज दिलवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। यानी देखो, हॉस्पिटल की व्यवस्था करा रहा है फ्री में लोगों को, ये क्या बोलते हैं, दीवाने दीवाने खैरात शुरू कर रहा है, यानी लोगों को दान वगैरह दे रहा है, फ्री में दे रहा है, फ्री में बांट रहा है, लोगों को अनाज वगैरह दे रहा है, फ्री में बांट रहा है। ठीक है। इलाज भी फ्री में कर रहा है, बेरोजगारी भत्ता भी दे रहा है, नहरों का भी जाल बिछा दिया है। उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद ये बाग बगीचे बहुत सारा लगवा रहा है। ठीक है। इसी कारण से इसको एक और काम करता है, एक और काम सुन लो पहले। हज यात्रा इसने शुरू कराया। बोला कि लोग हज यात्रा मेरे पैसे से करेगा ना, तो हमको भी सबब मिलेगा। तो क्या किया? अपने सरकारी खर्च पर लोगों को हज यात्रा करने के लिए प्रेरित किया, यानी लोगों को हज यात्रा पर भेजा अपने ही पैसा से, अपने सरकारी खर्चा से। समझ आ रहा है? तो इसने बहुत सारा मदद किया लोगों को, फ्री में इलाज कर रहा है, हज यात्रा पर लोगों को भेज रहा है, दीवाने खैरात चला रहा है, ये बेरोजगारी भत्ता चला रहा है। ठीक है। बाग बगीचे लगवा रहा है, उसको नहरों का जाल बिछवा दिया, बहुत सारा काम किया। इसी कारण से इसको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। समझ आ रहा है ना। सल्तनत काल का अकबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए, लोगों के हित में इसने काम किया। समझ आ रहा है? तो ये है फिरोज शाह तुगलक की कहानी जो थी, इसने क्या क्या शासन किया। इसकी एकमात्र गलती क्या थी? इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, यानी कि एक तरह का रंगदारी टैक्स लगा दिया। समझ रहा है? इसने रंगदारी टैक्स किस पे लगाया था? ब्राह्मणों पर लगवाया था। बाकी सारे काम इसके बेस्ट थे, सही थे। समझ आ रहा है? अब इसका अगला शासक कौन है? नसरुद्दीन महमूद तुगलक है। ठीक है। अब नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में क्या क्या होता है? नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो है एक तरह का अयोग्य शासक था, मतलब बेकार शासक था, किसी भी काम का शासक नहीं था। इसके शासनकाल में तुगलक वंश का अंत होना शुरू हो गया, यानी बहुत तेजी से बिखराव होना शुरू किया। बहुत सारे जो शासक थे, जो दिल्ली सल्तनत में एक साथ मिले हुए थे, वो धीरे धीरे अलग होने लगे।
समझ आ रहा है। यानी कि नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो था उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे शासक जो थे धीरे धीरे अलग होने लगे, जिसमें सबसे पहले अलग कौन हो रहा है, पंजाब का खिज्र खां। पंजाब का जो शासक था खिज्र का, इससे अलग हो जाता है। और उसी के साथ साथ तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग ये दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने आता है। तैमूर लंग के डर से क्या होता है, मतलब तैमूर लंग जो था ना बहुत भयानक टाइप का आक्रमणकारी था, जैसे कैसे मंगोल शासक थे। वो मंगोल शासक के पिछले क्लास में बताए थे, उसी तरह ये तैमूर लंग भी था, उसी तरह का ये बहुत ही क्रूर शासक था। इसके डर से नसरुद्दीन महमूद जो दिल्ली सल्तनत छोड़ के भाग गया। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत छोड़ के भाग जाता है तो जाहिर सी बात है दिल्ली सल्तनत का बिखराव शुरू हो ही जाएगा, तितर बितर हो ही जाएगा, मतलब बिखर जाएगा ही। ठीक है, तो इस तरह दिल्ली सल्तनत बिखरना शुरू हो गया। और उसी में क्या किया, ये खिज्र का किया 1414 ईस्वी में खिज्र खां। खिज्र खां क्या करता है, ये नसरुद्दीन महमूद को मार देता है, मार के खत्म कर देता है। अब ये खिज्र का क्या, खिज्र खां जो है वो एक नया वंश की शुरुआत करता है। उस वंश से क्या नाम है, सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश की शुरुआत कौन कर रहा है, खिज्र खां। किसको मार के कर रहा है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक को मार के करता है। नसरुद्दीन महमूद तुगलक कौन है, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक है, एक तरह का अयोग्य या बेकार शासक था। इसके शासन काल में ये तुगलक वंश का बिखराव शुरू हो गया, जिसमें पंजाब का शासक खिज्र खां सबसे पहले अलग हो जाता है। तैमूर लंग की भी इसी में आक्रमण होता है, यानी तैमूर लंग इसी पर आक्रमण करने आता है दिल्ली सल्तनत पर, जिसके डर से नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो है भाग जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग तुगलक वंश को खत्म कर दिए लोग। नेक्स्ट क्लास में सैयद वंश को शुरू करेंगे लोग। यहाँ तक किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत लग रहा है, किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है, और नहीं समझ आ रहा है तो बार बार पूछिए, जरूर उसको समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिला जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।